आज मेरी शादी थी। हर लड़की की अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। वह अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है। लेकिन मेरी शादी जो हुई थी वह दूसरी सदियों से ज़रा अलग थी। यह शादी कम, एक सौदा ज़्यादा लग रही थी। मेरी मजबूरी का सौदा मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर ही थे। मेरा स्वागत करने के लिए वहां पर कोई नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, सदा से जोड़ा पहनी एक आम सी दुल्हन। आने वाले वक्त के डर की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हाथों पर बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थीं। अरे इससे शादी मत करो, वह पागल है। अरे वह तो साइको है। अरे तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से गला सूख चुका था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। इतने में मेरा पति अंदर चलाया। मैं थोड़ा सिमट गई। वह आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। ये मुझे बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुन रखी थीं, इसलिए मैंने उसके बात मानी और अपना घूंघट उठाया। मगर जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और उसने भी चौंक कर अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और बहुत देर तक मुझे देखता रहा। और न जाने उसे क्या हुआ, वह एकदम से उठकर कमरे के टेरेस पर चला गया। मेरा नाम मानवी है और मैं गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, पिताजी और एक छोटा भाई भी है। छोटा भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके दिल्ली के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थीं जो गरीब फैमिली से हो। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों की लड़की और लड़कियाँ पढ़ने आती थीं, इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मग्न रहती थी। मेरे कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी में भी मैं किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्ट के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था उनके साथ कभी कभी स्टडी डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में जयपुर से एक लड़का राहुल माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसकी चर्चा होने लगा। वह बहुत हैंडसम था और हर एक लड़कियां उससे बात करने की तमन्ना रखती थी। मैंने भी जब पहली बार उसे देखा तो अपना दिल दे बैठी। लेकिन वह तो ऐसा चांद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैं फीलिंग्स को दिल ही दिल में दबाए रखा और कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब ग्रुप बना तो राहुल मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर यह होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई की सिलसिले में होने लगी। कभी कभार राहुल मेरे नोटिस भी बना देता। बहुत तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता है। इसमें असाइनमेंट में मेरे साथ मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की से वह बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझसे कहने लगीं कि राहुल तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस राहुल के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था और वह कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वह मुल्क की हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी जिसका बाप सब्जी बेचता था। यूनिवर्सिटी का पहला वक्त कैसे गुजर कुछ खबर ही ना हुई। न मैंने कभी राहुल से अपने प्यार का इजहार किया और ना ही कभी राहुल ने मुझे कोई फालतू बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज राहुल नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब से बेचैनी लगी हुई थी। मैंने बहुत इंतज़ार किया। मैं एक आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन न जाने वह क्यों नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, और आज आखिरी दिन भी वह ना आ सका। मैं उदास दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बड़ा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी के थकान उतारने में ही गुजर गया, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ समय बाद जिंदगी ने ऐसा पलटी खाया कि मैं दंग रह गई। पिताजी को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वह कई दिनों तक अस्पताल में एडमिट रहे। काम तो बंद पद हुआ था और साथ ही साथ जब पाप का टेस्ट के दौरान पता चला कि पिताजी के वॉल बंद है और हार्ट की सर्जरी करवानी पड़ेगी, वह हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकते। पर थोड़ी बहुत सरकारी अस्पताल से इलाज करवा के पिताजी घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने शक्ति से उन्हें आराम करने को कहा। पिताजी अब ज्यादातर घर पर ही रहते थे। वह बहुत कोशिश करते कि काम पर जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना करती और काम पर जाने नहीं देती। एक दिन पापा चोरी से काम पर चले गए तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो पिताजी भी खुद ही कहने लगे कि अब जब तक ठीक नहीं हो जाता
तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में मौजूद जितना भी राशन था वह खत्म होने को आ गया। जितने जमा पूंजी थी वह भी थोड़ी थोड़ी करके खत्म होने लग गई। हमने घर भी बदल लिया, एक छोटा घर किराए पर ले लिया। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो भी बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वह काम करेगा, तो मुझे ही बाहर कदम निकलना पड़ा। पहले तो पिताजी की ही सब्जी की रेडी निकाल के घर के बाहर लगते थे। प्रतिदिन सुबह मम्मी के साथ जाकर मंडी से ताज़ा सब्जी ले आई और घर के बाहर रखकर सब्जी बेच देता। लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारी घर के खर्चे पूरे हो जाते। लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? इसलिए मैंने एक फैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। पहल तो माँ ने मुझे बहुत मन किए, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही और मैं पिताजी से और माँ से इजाज़त ले ली। इजाज़त देते हुए पिताजी का दिल भी बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और सपने देखे थे और अब एकदम हालात के पलटी की वजह से वह सब अधूरे रह गए थे। पिताजी की परमिशन मिलते ही मैं अगले दिन अलग अलग जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया, उसमें नौकरियों के ऐड देखकर बहुत जगह पर अप्लाई किया। वह लेकिन पूरा 1 महीना में नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू के कॉल आते, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर पहले से ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और ये इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन फिर इन दिनों में एक जगह पर नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैंने फ़ौरन ज्वाइन कर लिया कि मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहने लगे, मिस मानवी, जितना अच्छा आप काम करते हैं इसके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ कम है। बॉस ने मुझसे सवाल किया तो मैं थोड़ा घबरा गई कि हाँ बोलूँ या ना, लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया और वह कुछ देर मुझे गहरी नज़रों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वह कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो। उसने कहा तो मैं उलझन भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा और पूछा, बॉस मैं समझी नहीं। इतना सुनते ही वो हंसते हुए कहने लगे, मिस मानवी आप समझदार है, समझ सकती है, इसीलिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों से निकलने को डरती है। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे काम पर। मैं गुस्से से ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वो कमीना बस मुझे आवाज़ ही देता रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप इतना लाचार और बेबस लग रहा था कि दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं थी। मैं कितनी देर इसी तरह सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक? घर तो जाना ही था। घर पहुंचकर माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ मानवी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर होने लगी और माँ को सारी बात सच सच बता दी। माँ मुझे अपने सीने से लगा ली। वह कहने लगी, बेटा अब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और साहस से काम लेना होगा। माँ ने मुझे बहुत समझाया, पर मैं काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी। अगले दिन मैं हिम्मत और हौसले से एक नई जॉब के लिए गई और मेरी किस्मत ने मेरा इस कदर साथ दिया कि मुझे MK एंटरप्राइजेज़ में नौकरी मिल गई। नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी और सैलरी भी अच्छी थी। मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी के हेड को ही देखा था। हालांकि ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थीं। कोई उसे पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई सहायकों कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे नहीं देखा। शायद वह ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से कम रखती थी। लेकिन फिर इन्हीं दोनों बॉस ने वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई और उनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने में आया। बॉस ने कहा था कि जो भी लड़की मेरी बेटे के साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजरेगी तो मैं उसे बहुत बड़ी इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे बॉस की बात अच्छी नहीं लगी। ना जाने उनके बेटे में क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था। लेकिन फिर बराबर ये बात सुनने को मिलती रही। कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन यह बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं पिताजी का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार पिताजी ठीक हो जाए तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा यह सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी। दिल कहता कि शादी कर लो
और दिमाग नहीं मान रहा था। और फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कर दी। मेरी बात सुनकर बॉस बहुत खुश हुए। इसी रविवार के दिन शादी के लिए तय कर दिया। मैं घर आकर माँ से बात की तो मन बात सुनते ही शौक में चली गई। मुझसे खफा हो गई। पिताजी का भी रवैया माँ से अलग ना था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना किया, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी। और सबसे बड़ी बात तो मुझे इन पैसों का लालच था, जिससे मैं पिताजी का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी तो नज़र नहीं आ रहा था। माँ पिताजी 1-2 दिन नाराज़ रहे, लेकिन फिर मुझे समझने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझने समझाने की हद से निकल चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और रविवार का दिन भी आ पहुंचा और हमारी शादी हो गई। मैं अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंकी ज़रूर थी। लेकिन एक जैसे नाम के तो बहुत से लोग होते हैं। वह राहुल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके आने से तो दिल धड़क जाता था, जबकि यह तो न जाने कौन पागल और साइको था। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। अभी जब मैं कमरे में उसे देखा तो मेरी हैरत की सीमा ना रही। मैं राहुल की तरफ देखी, जो बड्डी गहरी और प्यार भरी नज़रों से मुझे ही देख रहा था। मैं शर्म आ रही थी लेकिन फिर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम पागल होते क्यों जा रहे हो? तुम्हारे बारे में ऐसा मशहूर है। मेरी बात सुनकर राहुल ने गहरी सांस ली और वह कहने लगा, मैं जब जयपुर से माइग्रेट होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ के डिपार्टमेंट में इंटर होते ही मेरी नज़र तुम पर पड़ी थी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडल और फैशन की मारी लड़कियों, जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बनाया हुआ था, तुम उनसे बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरह के मेकअप से पाक और बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने दुपट्टा लिया हुआ था और सीधी सादी प्यारी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी जिंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थीं, लेकिन वह सिर्फ वक्त गुजरने के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र में ही मोहब्बत का शिकार हो गया और मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना है। और ये सोचते ही एक सुकून सा दिल में उतर गया। तुम्हें देखना, तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों में पापा की तरफ से मुझसे शादी का प्रेशर पड़ने लगा। दरअसल दिल्ली से पापा ने मुझे बुलाया इसलिए था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन स्टेटस की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। उन्हें तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वह अपने ही जैसे किसी बिजनेस क्लास फैमिली से मेरा रिश्ता करना चाहते थे, जिससे वह अपने बिजनेस को चार चार लगा सके। मैं उसे बार बार मन करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन तुमसे मिलने यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी मंगनी धूमधाम से कर दी। मैंने पापा की मर्जी के आगे दम तोड़ था, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देती। वह मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता और फिर एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के क्लर्क डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकलवाए और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहां से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत परेशान हो गया। अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ से ढूंढ लूंगा। इसके बाद मैं जैसे खुद से ही चैट हो गया था। इन्हीं दिनों में इसी हालत में मेरा अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वह मुझे किसी कंसर्ट में लेकर जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे बार बार तंग ना करो। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरे प्रस्ताव के बारे में शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा और फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उसे लड़की से माफ़ी मांगनी होगी और अपना बर्ताव ठीक करना होगा, वरना उनके बिजनेस को भी नुकसान था और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने ना तो लड़की से माफ़ी मांगी और ना ही अपने रिश्ते को ठीक किया। इसके नतीजे में हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए। फिर पापा ने एक और जगह पर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए बहुत कुछ समय दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाए और फिर जल्दी वह हमारी शादी पक्की कर दे। लेकिन मैं भी सिर्फ घर पर ही पड़ा रहता। मेरा दिल नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर आऊं जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटे, अक्सर मुझे समझते, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ वक्त बाद पापा को भी मेरी चिंता होने लगी थी। वह मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनके साथ नहीं चाहिए था।
जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब तो बिजनेस जमाने की फिक्र में लगे रहते हैं। मेरा यह रिश्ता भी खत्म हो गया था। मेरे पापा को साफ साफ मना कर दिया था, अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखे, ना ही मुझे अभी शादी करनी है, मुझे कुछ वक्त दे। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे संभालने के लिए वक्त दिया। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। पापा ने एक लौते बेटे को दुनिया से अलग करके देखते हुए देखे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। फिर वह मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से घर बुला लेते ताकि मैं खुश रहूं, लेकिन मैं पूरी तौर पर तो बहल जाता और फिर बाद में इस हालात का शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद बाबा मुझसे कहने लगे कि तुम उसे लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। पापा की शर्त मानकर मैं तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे पुराने मोहल्ले भी गया, वहां से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया वह गलत था। पापा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी न थी और नहीं तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी जिसे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना खत्म हुआ पापा ने मुझे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं हारे हुए अंदाज में पापा से कहा, वह जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूं। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैं इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, रविवार को तैयार रहना। मैं उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। रविवार के तहत पर मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंक ज़रूर था, मगर मानवी नाम की लड़कियां ना जाने कितनी इस दुनिया में होगी। मैं यह सोच रहा था कि और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया। शायद भगवान ने हमारा मिलना लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जोड़ना था, और देख लो आज हम एक हो गए। राहुल ने कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो मैं भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह में और राहुल बहुत खुश अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ खुश देकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उनकी आंखें भी कहीं शायद राहुल की इस हालत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, और अब उसे खुश देखकर उन्हें अच्छा लगा। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। राहुल मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद हर चीज़ उठाकर मुझे दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से राहुल को देख रहे थे। सिर्फ मैं और राहुल की सच्चाई जानते थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने और राहुल ने एक दूसरे से वादा किया था कि यह बात हम कभी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, और मैं वही लड़की हूं जिससे राहुल शादी करना चाहता था। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वह हमें खुश देकर बहुत खुश थे कि अचानक राहुल पापा से कहने लगे, पापा मैं दरअसल आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या आपने मानवी को मेरी जिंदगी का साथी चुना? इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। राहुल ये कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गईं। वह कितनी देर राहुल को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को लगभग 1 महीना हो गया था। यूं ही बैठे बैठे मुझे राहुल की माँ का ख्याल आया तो मैंने उसे पूछ लिया, राहुल आपकी माँ कहाँ है? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना और नहीं कभी उनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी तस्वीर भी नजर नहीं आई, जबकि आपके बचपन की तस्वीर और पापा के अलग अलग शहरों की शहर की तस्वीर घर में जगह जगह लगी हुई है। मेरी बात सुनकर राहुल मेरी मम्मी पापा की शादी नहीं थी, बल्कि वह दोनों परिवार का कारोबार बढ़ाने और एक दूसरे को स्टेट्स ऊंचा करने का एक सौदा था। इसे इन दोनों ने मंजूर की और एक दूसरे को अपना लिया। मम्मी अपने सोशल लाइफ में ज़्यादातर बिजी रहती है, वह क्लब जाती पार्टी करती रहती है, और पापा हर वक्त अपने बिजनेस को दो चार करने में लगे रहते। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। इन दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं था। इसी दौरान न चाहते हुए भी मैं भी पैदा हो गया। हालांकि मम्मी को बच्चा नहीं चाहिए था, वह अभी अपने पैरों में किसी तरह की भेड़िया नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मैं दुनिया में आ गया। फिर पैदा होने के कुछ दिन तक मम्मी पापा का आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर उनके बीच वही दोबारा झगड़ा शुरू होने लगा। मम्मी को आपत्ति होती है, लेकिन पापा को ऐतराज होता कि मैं जब घर आता हूँ तुम घर पर मौजूद नहीं होती। क्यों? इस तरह करते करते इन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। मैं उसे समय 8 साल का हो चुका था। उन्हीं दिनों में मम्मी का अफेयर सुनने में आया। मम्मी अपने से कम उम्र लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी। पापा को वैसे तो बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई ना कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता तो वह नशे में धुत घर आते और मम्मी को गंदी गंदी गालियां देते हैं। लेकिन एक तो वह नशे में होते
और फिर दूसरे तरफ मम्मी उन्हें ऐसा करने से रोक दी थी। और फिर एक दिन मम्मी पापा को तलाक नोटिस भेज दिया। पापा वह भाग कर मम्मी के पास चले गए और मम्मी से मिन्नत करने लगे, क्योंकि बिजनेस में 50% की शेयर होल्डर मम्मी थी, और अगर मम्मी उनके स्थान से निकल जाती तो इसका मतलब था कि आधा बिजनेस उनके हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पर अड़ी रही। उनके ऊपर नए नए इश्क का भूत सवार था। वह पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मम्मी को पता था कि पापा उन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अदालत में कैसे कर दिया। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया, लेकिन मम्मी का वकील जीत गए और अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गई। साथ ही साथ पापा को मम्मी के 50% शेयर वापस करना पड़े। तो पापा को बहुत बड़ा झटका लगा था और बहुत वक्त लगा उनको ही बिजनेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में। पापा को मम्मी से बहुत मोहब्बत थी, या क्या था, आपने दोबारा शादी नहीं कि पापा के साथ पापा ने सारे घर में से मम्मी की एक चीज़, यहाँ तक कि मम्मी की तस्वीर भी नहीं रहने दी। मेरे ऊपर इन झगड़ों का बहुत असर हुआ। मम्मी की बेवफाई और रोज़ रोज़ के झगड़ा मुझे भरोसा ख़त्म करते गए। मैं इस तरह की ज़िंदगी अपने लिए नहीं चाहता था, जिसे ना घर का ख्याल हो, ना अपने पति का, अपना बच्चों का। जैसे यह तो पता हो कि शाम को तैयार होकर उसकी क्लब जाना है, लेकिन यह ना पता हो कि शाम को उसका बेटा और पति क्या कहेंगे। मर्दों से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता हो। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए। मैं जा रहा था कि मुझे वह औरत मिले जो मेरी अटेंशन और प्यार की भूखी हो, तो मुझसे मोहब्बत करें, जो मेरे घर को घर बनाकर रखे, और जब अपने घर वापस आओ तो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पर वेलकम करती मिले। फिर इसलिए जब मैं तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही वह औरत हो जो मेरी ज़िंदगी में सब ला सकती हो। हालांकि मैं अपनी सोसाइटी में से बहुत सी लड़कियां देखीं, मुझे अच्छी मिलेगी, लेकिन वह सब की सब मम्मी की तरह ही थी। मम्मी की तरह उनकी ज़िंदगी भी मम्मी की ज़िंदगी जैसी ही थी। मैं धीरे धीरे सबसे ऊंचा है, और जब मैं माइग्रेट होकर आया तो मुझे लगा कि मेरी तलाश ख़त्म हो गई है। राहुल ने कहते हुए प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रख, मैं उसके सीने से जा लगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि राहुल की मोहब्बत और साथ हमेशा मेरे लिए है, और आगे की ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।